वायु से हम सब परिचित हैं। वायु हमारे चारों ओर है। इसे हम देख या छू तो नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं। हवा या वायु चलती हुई हमें महसूस होती है। सजीवों के लिए वायु बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सांस लिए हम कुछ देर तक ही जिंदा रह सकते हैं, और सांस अगर ना लें, सांस रुकने की वजह से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा पृथ्वी का तापमान, वर्षा होना, बीजों का यहाँ से वहाँ जाना, कई तरह की क्रियाएं हैं जो वायु से होती हैं। वायु के बिना पृथ्वी पे जीवन अकल्पनीय है। अब हमारे चारों ओर के वातावरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, हमें पता है, वायु जो है वो कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायु में इसे हम एक वायुमंडल मान सकते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.4% जल वाष्प, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं। अन्य गैसों में धूल के कण तथा विभिन्न प्रकार के गैस आते हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। हमारे वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस और कुछ नहीं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिश्रण से मिलकर बनता है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारे वातावरण में प्रवेश करने से रोकता है और अवशोषित कर लेता है। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये त्वचा कैंसर का कारक होती हैं, जिससे ओजोन गैस हमारे बचाव करता है। हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से हम सभी परिचित हैं। इसे प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला की विधि देखिए। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी? स्टैंड, गर्म करने के लिए साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, टब, पानी, 2 परख नलियाँ, कॉर्क, रुई, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, फिर उसे उपकरण के अनुसार जमाइए। देखिए, इस तरीके से एक परख नली लेंगे, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे रखा हुआ है, इसे मोमबत्ती की सहायता से गर्म कर रहे हैं। मोटे कांच की परख नली को गर्म करने पर जो गैस निकलती है, उसे पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कीजिए। इस तरह से देखिए, यहाँ से गर्म होकर जो भी गैस बाहर निकल रही है, उसे हम इस पाइप की सहायता से इस उल्टी रखी परख नली में इकट्ठी कर रहे हैं। यह परख नली कैसे बनी है? इसके लिए आप एक उंगली से दबाकर परख नली को बंद कर लेंगे और उसे पानी से भरे टब में उल्टा कर देंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि परख नली में पानी न भरने पाए। फिर इसको आप इस पाइप की सहायता से जोड़ लेंगे। जब परख नली में गैस भर जाए तब उसे हटा लीजिए। इस परख नली को ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्योंकि जो परख नली को हटा लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैस भी रहेंगी। अब परख नली में बनने वाली गैस को एकत्रित कर कॉर्क लगा दीजिए। इसमें तो गैस भर गई है, परंतु इससे जो वायु आई है यहाँ, इसमें ऑक्सीजन है। इसको निकाल कर हम कॉर्क लगा लेंगे। इसमें एकत्रित गैस ही ऑक्सीजन होगी। इसका फॉर्मूला है 2KMnO4, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये बनेगा आपका। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। सावधानी ये रखना है कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो मोटे परख नली में ही करें और इसे हिलाते रहें, ताकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो उछलकर ऊपर ना आ जाए। अब इस विधि से आपने जो ऑक्सीजन बनाया है उसके भौतिक गुणों को देखकर लिख लेंगे। जैसे सामान्य अवस्था में वो किस अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में रहेगा। ऑक्सीजन का रंग रंगहीन होता है, गंध यह गंधहीन होता है, जल से हल्की अथवा भारी
तो ऑक्सीजन जल से भारी होता है। जल में विलेयता अल्प विलेय है। इसी अल्प विलेयता के कारण जल में रहने वाले जलीय जीव श्वसन कर पाते हैं। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण को समझने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार के क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिन्हें आप करके देख सकते हैं। इनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि ऑक्सीजन धातु व अधातु के तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनती है। अब ऑक्सीजन के कुछ उपयोग। श्वसन में हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन हमारे श्वसन का सबसे जरूरी गैस है। पौधे, जीवधारी इत्यादि ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी होने पर इसका उपयोग कर सके। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु जिन्हें श्वसन लेने में कठिनाई होती है ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण से ज्वलन उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारे लिए सभी प्रकार की गैसों का उचित मात्रा में उपस्थित होना उतना ही जरूरी है। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को थोड़ी कम कर देती है। तो नाइट्रोजन के कुछ उपयोग। यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है, जो यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन करती है, जो हमारे पौधों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भंडारित पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को ताजा रखने में भी किया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे वो ज़्यादा समय तक तरोताजा रहते हैं। यह भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थों जैसे पैकेट बंद जलपान सामग्री, आलू चिप्स, बिना पके और तले भोजन में रहता है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हम सब अपने आसपास देखते हैं। वायु में निलंबित कणों और अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में अगर अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह वायु प्रदूषित कहलाता है। रोजमर्रा के हमारे कई से क्रियाकलापों के कारण वायु प्रदूषित होती है, जैसे औद्योगिकों से निकलने वाले धुएं, हमारे घर में खाना बनाने से निकलने वाले धुएं, वाहनों के चलाने से निकलने वाले धुएं इत्यादि। अब वायु प्रदूषण को देखने के लिए एक क्रियाकलाप। इसमें आप एक सादा कागज लीजिए और एक सफेद कागज में वैसलीन या तेल कुछ भी लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जो सादा कागज है वो तो आपको साफ दिखेगा, परंतु जो वैसलीन लगा कागज है उसमें बहुत से धूल के कण आपको चिपके हुए दिखाई देंगे। यही वायु में उपस्थित प्रदूषण है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे लगे हुए पौधे या औद्योगिकों के किनारे लगे हुए पौधे, उनके पत्तों को आप जब तोड़कर उनमें से धूल के परत देखेंगे तो कई जगह पे वो मोटी होगी, कई जगह पे पतली होगी। उन धूल से भी आप प्रदूषण का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदूषण के मुख्य कारण हमने अभी बात किया, वाहनों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों से निकलने वाले धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। तो वायु प्रदूषण को बचाव कैसे किया जा सकता है? इसके लिए औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे प्रदूषित वायु कम से कम वातावरण में पहुँचे। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। किसी भी पदार्थ को खुले में नहीं जलाना चाहिए। इनका सुरक्षित निपटान करना चाहिए। अधिक पेड़ लगाना चाहिए। इन्हें वृक्षों को प्रकृति का फेफड़े भी कहा जाता है, तो हमें वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनियों का ऊंचाई बढ़ाना चाहिए जिससे प्रदूषित वायु निचले इलाकों में न आए
तथा इन्हें उपचारित करके वायुमंडल में छोड़ना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दुर्गंधनाशक स्प्रे, इत्र, कई प्रकार के प्रसाधन सामग्री इत्यादियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, इनका भी बहुत आवश्यकता होने पर ही उपयोग करना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधाघर प्रभाव। हमें पता है हर रोज सूर्य से पृथ्वी पर बहुत सारी प्रकाश और ऊष्मा आती है। ये पूरी ऊष्मा पृथ्वी द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है, कुछ ऊष्मा परावर्तित कर दी जाती है, परंतु कुछ ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसें वायुमंडल इस परावर्तित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है। यदि ये गैसें नहीं होती तो हमारा पृथ्वी ठंडा हो जाता और शायद यहाँ जीवन भी नहीं होता। परंतु धीरे धीरे वायु प्रदूषण के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ये गैसें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर रही हैं और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि इसी प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो एक समय वो आ जाएगा जब पृथ्वी का तापमान बहुत अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अम्ल वर्षा। वायुमंडल की वायु में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले रहते हैं। जब ये गैस वर्षा के जल से मिलते हैं तो यह अम्लीय हो जाते हैं और वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। अम्लीय वर्षा बहुत अधिक हानिकारक है। इनके बहुत से हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मृदा की अम्लीयता बढ़ने पर यह फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ इत्यादि के प्रजातियाँ या तो विलुप्त हो जाती हैं या विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाती हैं। अम्लीय वर्षा हम मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होता है। कई प्रकार के भवन, मूर्तियाँ, विशेषकर पत्थर जैसे संगमरमर से बनी वस्तुएं इत्यादि अम्लीय वर्षा के कारण क्षरित हो जाते हैं। इनका क्षरण होने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं आगरा स्थित ताजमहल जिसका क्षरण होने लगा है। वायुमंडलीय दबाव। हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत से गैसों के कारण वायुमंडलीय दबाव उत्पन्न होता है। इसके देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे साइकिल का पंप, साइकिल ट्यूब, गुब्बारा। सर्वप्रथम साइकिल के पंप से हम साइकिल के ट्यूब और गुब्बारे में हवा भर लेते हैं। जब दोनों ही फूल जाते हैं, हवा भरने पर दोनों ही फूल जाते हैं। इसमें वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म कण जब गुब्बारे और साइकिल की ट्यूब के दीवारों से टकराकर उन पर दबाव डालते हैं तो यह फूल जाते हैं और इन्हीं दबाव के कारण ये फूले हुए फूलते हैं। इसी तरह उतनी ही जगह में और वायु भर दी जाए और भी दबाव डाला जाए तो ट्यूब और गुब्बारे फट जाएंगे। यह वायुमंडल के द्वारा आरोपित दबाव के कारण ही होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी बदल जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व घटता है और वायुमंडलीय दबाव में भी कमी होती है। वायुमंडलीय दबाव के कुछ प्रभाव। हमारे शरीर पर वायुमंडल अत्यधिक दबाव डालता है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे ऊपर इतने दबाव होने के बावजूद भी हम पिचक क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा और अन्य जीवधारियों के शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जिनमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर से बाहर की ओर दाब आरोपित करते हैं और बाहर से आरोपित दाब को सहन करते हैं। जो अंदर से आरोपित दाब होता है और वायुमंडल का दाब दोनों बराबर होता है, इसीलिए हम पिचकते नहीं हैं। अगर एक भी दाब ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इससे कोशिकाएं फूलने लगती हैं या तो फट जाती हैं। ग्रीन हाउस
हाउस गैसें जहाँ खतरनाक हैं वहीं उपयोगी भी हैं। अगर ये गैसें नहीं होती तो हमारा पृथ्वी बहुत अधिक ठंडा होता। क्योंकि ये पौधे गर्मी को या ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ठंडे प्रदेशों में इनका उपयोग पौधों को जीवित रखने के लिए किया जाता है। वहाँ कांच के घर में या कमरे में पौधों को रखा जाता है। ये कांच की परत या कांच का कमरा सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देता है, परंतु पृथ्वी द्वारा परावर्तित किए गए अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देता, जिससे कांच के कमरे के अंदर का तापमान गर्म रहता है, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है। इसी उपयोगिता के कारण इन गैसों को ग्रीन हाउस या पौधा घर गैस कहते हैं और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायु दाब को देखने के लिए एक क्रियाकलाप, आप ग्लूकोज की खाली बोतल लीजिए, कॉर्क, कांच की 2 मुड़ी हुई नलियाँ और गुब्बारा। देखिए इस चित्र के अनुसार यहाँ कॉर्क लगा के एक नली को बंद कर देंगे, जिसमें नीचे गुब्बारा लगाएंगे और एक नली को आप इस तरह से लगा देंगे। फिर धीरे धीरे मुंह से इस बोतल की हवा को बाहर निकालेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो गुब्बारा है धीरे धीरे फूलने लगेगा और हो सकता है कि ज़्यादा वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण गुब्बारा फट भी जाए। ये क्यों होता है? हम धीरे धीरे यहाँ की हवा को कम कर रहे हैं, जिससे यहाँ का दाब कम होगा और गुब्बारे के अंदर का दाब बढ़ेगा। इस वजह से यह फट जाता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वो फूल जाती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी एक स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तो वहाँ आंधी, तूफान इत्यादि आते हैं और बहुत अधिक वायुमंडलीय दाब कम होने पर वर्षा भी होने लगती है। वायुमंडलीय दाब का मापन 1643 में टोरिसेली ने एक यंत्र बनाकर किया, जिसे बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनीरॉयड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है।